सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, ये साइंस का है। तो चलिए सीधे काम की बात पे आते हैं। काम की बात ये है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है क्या, इसकी कहानी क्या है, ये केमिकल एंड रिएक्शंस नाम का जो धुआं उठ रहा है ये उठा कहाँ से, ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक का मतलब क्लास 9th की साइंस में। जी हाँ, तो क्लास 9th की साइंस में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में उम्मीद करता हूँ कि आप सबने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो शायद और भी मजा आने वाला है क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, इस साइड हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और इस साइड हम देख लेंगे कि हमारे केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं। समझते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होते क्या है। पहले तो समझते हैं चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब होता है बदलाव, यानी कोई चीज चेंज हो जाती है। वक्त पे बदल जाते हैं लोग, लेकिन वो बात नहीं है। यहाँ पे लोगों की बात नहीं है, यहाँ पे बात है चीजों की। यानी हमारे आसपास जितने भी सराउंडिंग्स हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें क्या क्या चेंज आता है। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, सॉरिंग ऑफ मिल्क, बहुत सारी चीजें। यानी हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं, उनमें क्या चेंज आता है। तो उस चेंज को हमने क्या करा है, दो में कैटेगराइज करा है। कैसे कैटेगराइज करा है, पहले फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। यानी हमने पता करा है कि कौन से फिजिकल चेंज होते हैं, कौन से केमिकल चेंज होते हैं। तो समझते हैं फिजिकल चेंज के। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो क्या होते हैं, टेम्पररी चेंजेस होते हैं। टेम्पररी चेंजेस होते हैं। टेम्पररी चेंजेस का मतलब है कि ये बात बात पे बदल जाते हैं, इनका कोई धर्मविमान नहीं होता। मतलब ये है कि ये टेम्पररी चेंजेस जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं लेकिन उसके बाद फिर से चेंज हो जाती हैं। यानी इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर सकते हैं। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब ओरिजिनल फॉर्म रिगेन कर सकते हैं। जी हाँ, टेम्पररी चेंजेस होते हैं वो। यानी कब चेंज हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर से क्या जाते हैं, वापस अपने उसी पोजीशन उसी शेप में आ जाते हैं। जो चीज पहले होती है वो वापस रिगेन कर लेते हैं ओरिजिनल। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज जो होते हैं अगर ये टेम्पररी है तो ये क्या होंगे, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। जी हाँ, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं। बहुत जिद्दी होते हैं ये, एक बार अगर चेंज हो जाते हैं फिर दोबारा बदलते नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, परमानेंट चेंज। एक बार बदल गए तो बदल गए, यानी ये है परमानेंट चेंज। यानी इनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि दोबारा उसी जैसे पहले ओरिजिनल फॉर्म में थे वैसे ही दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में आ पाए। अब दूसरा इसका जो पॉइंट देखते हैं वो क्या है। तो इसका दूसरा पॉइंट अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसका दूसरा पॉइंट होता है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, यानी इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि टेम्पररी चेंजेस होते हैं लेकिन चेंज घुमा फिरा के बात वही है। कहने का मतलब है पागल बनाया जा रहा है। घुमा फिरा के बात वही होती है लेकिन कुछ नया चीज नहीं मिलती है। चेंज आ जाता है, चेंज तो आ जाता है लेकिन कुछ नया नहीं मिलता, यानी कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। लेकिन जबकि बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, कुछ नया सब्सटेंस मिलता है हमें। नया सब्सटेंस मिलने का मतलब है कुछ नया चीज मिलती है। यानी फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल देखते हैं अभी हम। एग्जांपल से हम आप ये चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। लेकिन एक और तीसरा स्टेप देखते हैं जिससे ज्यादा चीज और। तो एक जो इसका एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वो ये है कि ये रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल होते हैं। अब आप कहोगे ये तो बस नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने का एक तरीका है, इसका मैं उसमें सेम ही तो है। यानी ये रिवर्सिबल है, ये है तो यही बात तो वही है, लेकिन बात वही है, बिल्कुल सही है। लेकिन बस मैं ये चीज दो मेंशन करना चाहता था ताकि आपको ध्यान रहे। मेंशन ये करना चाहता था कि ये रिवर्सिबल होते हैं और ये रिवर्सिबल होते हैं।
इससे क्या रहेंगी, चीजें थोड़ी सी क्लियर रहेंगी कि फिजिकल चेंज होते हैं रिवर्सिबल का मतलब ये है कि वो दोबारा वही अपनी ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल जो उनकी स्टेट पोजीशन होती है और फॉर्म जो होती है, ओरिजिनल जो चीज होती है वो उसमें रिगेन कर सकते हैं, वो रिगेन कर सकते हैं, लेकिन जबकि ये नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे रिवर्सिबल दिया है। इस वाले पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट थर्ड पॉइंट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों की अगर हम मीनिंग सोचें और मतलब सोचें तो बात एक ही है। एक और पॉइंट देखते हैं इसमें, इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इसमें क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती, आर नॉट चेंज्ड, जबकि इसमें क्या होती है, चेंज हो जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, कहने का मतलब ये है कि इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि चेंज इसलिए नहीं है क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, सब्सटेंस तो घुमा फिरा कर वही है, यानी कुछ एक नई चीज नहीं मिली। अगर जब कोई नई चीज नहीं मिली तो उसकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाएंगी, ना ही तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस, ये चेंज हो सकती है, इसमें फिजिकल चेंज है क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। इस वाले केस में होगी केमिकल नाम ही चेंज है क्या, केमिकल चेंज, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। अच्छा, तो ये तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज था। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल से कुछ ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। एक मिनट में, ओके, तो मैंने क्या करा है, कुछ पॉइंट्स को क्या करा है, इरेज कर दिया है, यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स इरेज कर दिए हैं यहाँ भी, क्योंकि मैं एग्जांपल्स के लिखना चाहता हूँ। तो एग्जांपल्स क्या है, अगर हम इसके फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स की बात करें तो फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं। फिजिकल चेंज का मतलब है टेम्पररी चेंज, यानी कुछ टाइम के लिए चेंज हो फिर दोबारा से वो चीज मिल जाए। तो क्या हो सकता है एग्जांपल्स, तो दुनिया भर के एग्जांपल्स, हम कुछ 2-3 एग्जांपल्स की बात करते हैं। फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस, सेकेंड है बॉइलिंग ऑफ वाटर, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल क्या होगा हमारा, एक एग्जांपल क्या हो सकता है, वो एग्जांपल जिसमें टेम्पररी चेंज हो, दोबारा से वो चीज ना मिले। तो इसके क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, और जो हमारा थर्ड एग्जांपल हो सकता है वो क्या हो सकता है, कि क्या हो सकता है हमारा, हो सकता है डिजॉल्विंग वाटर एंड शुगर। ये एग्जांपल, और ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप खुद भी एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो ये थे हमारे टेम्पररी चेंजेस यानी फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स। अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स की बात करें तो क्या हो सकता है, केमिकल चेंज वो जो परमानेंट चेंज हो जाए फिर दोबारा हमें वो चीज ना मिले। तो बात करते हैं अगर एग्जांपल की, तो क्या सकता है, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड। दूसरा क्या हो सकता है, एग्जांपल्स या एग्जांपल्स हैं, दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ वुड हो गया। दूसरा हो सकता है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है और बहुत पूछा भी जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जब यहाँ पे 3 देखे हैं तो इसके साथ भेदभाव क्यों करना। तो बर्निंग ऑफ वुड हो गया, कुकिंग ऑफ वुड कर सकते हैं आपकी बात। तो ये कुछ 3 एग्जांपल्स थे, और एग्जांपल से समझते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब है अगर हम आइस है, आइस को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। तो आइस को अगर हम मेल्ट करेंगे तो वापस किसमें मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। लेकिन उसी वाटर को अगर हम किसमें रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, तो वापस किसमें आ जाएगा, आइस में आ जाएगा। यानी ये क्या हो सकता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए मैंने रिवर्सिबल जो वर्ड था वो यहाँ मेंशन करना जरूरी समझा। और ये क्या है, फिजिकल चेंज है, यानी फिजिकल चेंज हो जाता है, दोबारा से वही पोजीशन मिल जाती है, दोबारा से वही फॉर्म जो होती है उसकी ओरिजिनल फॉर्म वो रिगेन हो जाती है। ऐसे ही बॉइलिंग ऑफ वाटर में होता है, स्टीम से वाटर, वाटर से स्टीम, सेम कहानी चलती रहती है। कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना होने की वजह से कोई केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती हैं। डिसॉल्विंग वाटर एंड शुगर, वाटर एंड शुगर में क्या है, पहले हम वाटर को शुगर को मिला देते हैं, फिर बाद में अलग अलग भी कर सकते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होती हैं, सेम वही प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में क्या है, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ वुड। बर्निंग ऑफ वुड में क्या है, अगर हमने वुड को जला दिया, यानी लकड़ी को जला दी, लकड़ी को जलाने के बाद क्या होगा, ऐश मिलेगा, यानी राख मिलेगी, और उस राख को हम दोबारा से वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, इरिवर्सिबल मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, और एक परमानेंट चेंज होता है। अगर एक बार चेंज आ गया तो दोबारा से वो वापस उसी में रिगेन नहीं कर सकता अपना ओरिजिनल पोजीशन जो पहले थी उसकी।
ओरिजिनल जो फॉर्म थी, यानी वुड अगर जल गई तो दोबारा से वुड हमें दोबारा नहीं मिल सकती, इसलिए क्या है परमानेंट चेंज और हम केमिकल चेंज बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर एक बार आयरन में आपकी जंग लग गई, रस्ट लग गई, तो दोबारा से दोबारा वही सेम स्ट्रेंथ का सेम क्वालिटी का आयरन नहीं मिलेगा हमें। और कुकिंग ऑफ फूड, अगर एक बार फूड का क्या कर दिया, कुक कर दिया, तो फिर दोबारा से हमें क्या नहीं मिलेगा, कच्चा खाना या दोबारा से जो पहले था आटा वो नहीं मिलेगा, जो भी हम पका रहे हैं, जो भी हम कुक कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि ये टॉपिक फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में पढ़ा क्यों। तो ये समझने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा और ओके, तो हमने समझ लिया कि केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, लेकिन हमें को ये नहीं समझना फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या है। हमारी कहानी तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है, बाकी ये सब तो होती रहेंगी, लेकिन केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है और इसकी कहानी कहाँ से इनसे जुड़ी हुई है। तो केमिकल चेंजेस जो हैं वो कौन से चेंज होते हैं, यानी हमने क्या देखा, हमने मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, यानी एक आपके पास क्या है, बॉक्स है कुछ इस तरीके का। आपने बॉक्स में क्या करा, यहाँ पर देखा रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन की इस एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक आयरन देखा, यहाँ पर एक आयरन लिखा हुआ था, यानी आपने आयरन देखा, उस आयरन ने क्या करा, उस आयरन जो था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ और शाइनेज चमक रहा था। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपने, एक महीने कुछ टाइम के बाद आपने यहाँ पर एक नया आयरन देखा, यानी उसी जगह पर, मैं अलग बना रहा हूँ, आपने क्या करा, उसी जगह पर एक नया आयरन देखा, उस आयरन में क्या रखी थी, रस्ट लगी हुई थी, यानी रस्टिंग हो चुकी थी। तो आपने समझा आ रही, तो चेंज हो गया। तो इसी चेंज को क्या बोला हमने, केमिकल चेंज बोला, कि यहाँ पे आयरन था उस टाइम बहुत अच्छी क्वालिटी में था और अच्छी शाइन कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो चुकी है और रस्ट भी लग गया है, यानी इसकी ये क्या हुआ, हमें चेंज दिखा, हमने इस चेंज को क्या नाम दे दिया, इस चेंज को नाम दे दिया कि ये केमिकल चेंज है। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि ये केमिकल चेंज हुआ किसकी वजह से, इसके पीछे किसका हाथ है। तो इसके पीछे पूरा की पूरा इसका हाथ है, यानी केमिकल रिएक्शंस का हाथ है। केमिकल रिएक्शंस क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शंस बीच में प्रेजेंट होती हैं, हमें केमिकल रिएक्शंस दिखती नहीं है, लेकिन यानी जब भी केमिकल चेंज आता है, जब भी कभी केमिकल चेंज आता है तो वहां पर केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं, पूरा की पूरा इन्हीं का हाथ होता है। केमिकल रिएक्शंस की वजह से केमिकल चेंज होता है। हमारा फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज से कोई मतलब नहीं है, फिजिकल चेंज को आप भूल सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर ही क्या है, केमिकल रिएक्शंस है, यानी केमिकल चेंज के अंदर ही घुसी हुई है हमारी केमिकल रिएक्शंस। वो केमिकल रिएक्शंस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, सो हम पढ़ते हैं क्या है केमिकल रिएक्शंस। आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी अब हम प्रेजेंट में आ गए हैं, फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बताना चाहूंगा, जिससे आपको ये लगेगा, जिससे आपको ये पता रहेगा और आइडिया रहेगा कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको क्या बता देता हूँ, क्या इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर हम आज का जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझेंगे। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर क्या करा है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि हम आगे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे ये हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू चैप्टर। इन चैप्टर का इंट्रोडक्शन, कि चैप्टर में है क्या, चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें जो आज का हमारा लेक्चर है। आज का हमारा लेक्चर यही इंट्रोडक्शन टू चैप्टर है, यानी ये चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जो आज के चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन, जो आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा केमिकल रिएक्शंस का। हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 से केमिकल रिएक्शंस को आगे पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं, क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस, दो केमिकल्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, हमेशा क्या एक ही प्रोडक्ट आता है, और भी कितने प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम देखेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, और उसके बाद देखेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन नहीं आएगा यहाँ, केमिकल इक्वेशन है, कि हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कितनी की टाइप की होती हैं, कोरोजन, रेंसिडिटी, ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे सब टॉपिक्स की, तो इनके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। अगर मैं वो लिखूंगा और बहुत सब कुछ लिखने बैठूंगा तो पूरा चैप्टर ही आज ही के वीडियो में हो जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं करूंगा। तो ये कुछ हमारे मेन टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत बड़ा चैप्टर और बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट। तो और भी आज के चैप्टर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब मैं करता हूँ इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इनके कुछ डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, और ये इरेज में कर रहा हूँ। अगर आप ये सब चाहते हैं कि आपको मिले, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर आप जाके आज के पूरे लेक्चर की जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया हो, जितना नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये सब आपको नीचे नोट्स मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो एक PDF ओपन होगी जो कि नोट्स की होगी, फिर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,
तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अब हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो डिस्कशन है, जो मेन चीज है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी, फिर मैं आपको समझाता हूं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। सो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस in which two or more substance और ये स्लैश में मैं एक और चीज लिख रहा हूं, केमिकल्स, substance and chemicals react with each other to form a new substance. To form a new substance, यहाँ पर ए आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, तो मैं यहाँ पे ए नहीं लगाऊंगा। To form new substances, हो सकता है कि वो एक सब्सटेंस फॉर्म करे, हो सकता है वो एक से ज्यादा सब्सटेंस ही फॉर्म कर सकता है, यानी प्रोडक्ट में एक भी मिल सकता है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी मिल सकता है। टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस with entirely different properties, with entirely different properties। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होती हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं या फिर एक से ज्यादा भी नया सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं। यानी जब हम कभी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या हो सकता है, रिएक्टेंट भी दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं और प्रोडक्ट भी दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जो नया सब्सटेंस बना हुआ होता है रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में जो हमें मिलता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती हैं। क्योंकि मैंने बताया कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल चेंज के बीच की चीज पढ़ रहे हैं। केमिकल चेंज के बीच की चीज का मतलब है कि केमिकल रिएक्शंस केमिकल चेंज के बीच का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। तो केमिकल चेंज में मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसकी वो चेंज हो जाती हैं। तो वैसे यहाँ भी जो चीज मिलेगी हमें क्या मिलेगी, वो पूरी की पूरी एक नई चीज मिलेगी, एक नया सब्सटेंस मिलेगा जिसकी प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाएंगी। तो ये पूरी एक किताबी डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये किताबी डेफिनेशन है, आपके क्लास में हर एक बच्चे को पता होगी ये डेफिनेशन क्या है, कैसे है। आपको एग्जाम में भी यही डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके अलावा कुछ और भी सीखें। इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैं चाहता हूं कि आप एक और डेफिनेशन इसके अलावा देखें, जिससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। वैसे तो यही परफेक्ट डेफिनेशन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी देखें आप। ओके, तो एक और डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी, कि एक और डेफिनेशन क्या है केमिकल रिएक्शंस की, जिससे हम और भी ज्यादा इसके बारे में जान सकेंगे। तो मैं लिख लेता हूं, केमिकल रिएक्शंस, क्या करा है यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख ली है इसकी, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिख ली है। क्या है समझते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग, यहाँ पे ध्यान देना, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द डिफरेंट एटम्स। अच्छा, ये जो चैप्टर, ये जो ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एंड एटम्स की बात है, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक चैप्टर था क्लास 9th में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने वो एटम एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट एटम एंड मॉलिक्यूल्स के, बॉन्ड के दो एटम आपस में कैसे बॉन्ड्स बनाते हैं, कैसे मॉलिक्यूल बनाते हैं, जितने भी कंसेप्ट आएंगे वो मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पे बताता जाऊंगा। ओके, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जब भी कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, केमिकल चेंज होती है। केमिकल चेंजेस होती हैं वो कौन से चेंजेस होते हैं, उसमें रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। रिएक्टेंट जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट में बाय मेकिंग और ब्रेकिंग बॉन्ड्स। यानी मेकिंग और ब्रेकिंग का मतलब है कि बॉन्ड्स या तो बनते हैं या फिर टूटते हैं, और कभी कभी दोनों साथ में भी होते हैं। साथ वाला भी मैं एग्जाम्पल अभी दूंगा। यानी ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द डिफरेंट एटम्स, तो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं और
टूटते हैं और एक नया क्या मिलता है, नया सब्सटेंस मिलता है, एक केमिकल चेंज आता है, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज के बीच में होने वाली एक प्रोसेस है जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन एक प्रोसेस है, चेंज पूरा एक चेंज है, तो उसको हमने केमिकल चेंज का नाम दे दिया। ओके तो और जो रिएक्शन है वो एक प्रोसेस है। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है, किताबी डेफिनेशन है, आपको हर किताब में मिल जाएगी। ये मैंने अलग से इसलिए बताई ताकि आपको थोड़ा सा इसका ध्यान हो कि केमिकल रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द डिफरेंट एटम्स, यानी डिफरेंट एटम्स के बीच में कहीं पे बॉन्ड टूट रहा होता है और कहीं पे बॉन्ड बन रहा होता है जिससे हमें नया प्रोडक्ट मिलता है। ओके तो समझते हैं। ओके तो मैं सराव कर देता हूँ और एक एग्जांपल समझते हैं। एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं मैं, एक केमिकल रिएक्शन लिखता हूं मैं CuSO4 प्लस Fe। ओके तो ये CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट है, Fe हमारा आयरन है। मैंने एक रिएक्शन लिखी है, रिएक्शन क्या कराई है, CuSO4 को Fe के साथ रिएक्ट कराया है। ये एक केमिकल है, ये केमिकल है, ये एक सब्सटेंस है, ये भी एक सब्सटेंस है जिसको मैंने आपस में रिएक्ट कराया है। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट देखूंगा तो कैसे आया आप ये मत समझिएगा, लेकिन मैं क्या समझाने वाला हूँ उस पर फोकस करना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Fe आ जाएगा और SO4 हो जाएगा, FeSO4 और Cu। ओके तो ये कैसे आया ये मत समझना, बस ये वाली रिएक्शन, ये वाली जो हमारी डेफिनेशन है केमिकल रिएक्शन का, इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें थी, दो नहीं वैसे तो तीन चीजें थी, लेकिन हम इसको दो में करते हैं इसको स्प्लिट। एक तो Cu था और एक SO4 था। Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट, पूरा नाम है कॉपर सल्फेट। यहाँ पे दो थे तो यानी इन दोनों के बीच में क्या था, बॉन्ड बना हुआ था। क्या बना था, बॉन्ड बना था। और यहाँ पर Fe जो था एक अकेला था, इसको किसी के साथ बॉन्ड नहीं था। लेकिन जब हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद एक केमिकल चेंज आया और केमिकल चेंज होने के बाद क्या हुआ, जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए और क्या बना, मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन द डिफरेंट एटम्स। दोनों एटम्स के बीच में मेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड्स हुआ। कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट आया वो क्या है, FeSO4 आया और Cu आया। इसके बीच में जो प्रोडक्ट, जो ये बॉन्ड था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। इसके और इसके बीच में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। लेकिन Fe और SO4 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बन गया, यानी मेकिंग द बॉन्ड हो गया। तो यही चीज है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन ये है। हम इसको इस फॉर्म में भी बता सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके अच्छा, ये जो चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट्स यानी रिएक्टेंट्स का मतलब है जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं। और प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब जो हमें वापस मतलब एक नया प्रोडक्ट मिलता है, हमें एक जो भी नया सब्सटेंस बनता है रिएक्शन के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमें मिलता है नया, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। मैंने आपको बताया प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके तो ये रिएक्टेंट्स थे, ये प्रोडक्ट था। अच्छा तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। आज के लिए हम केमिकल रिएक्शन को इतना ही समझते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, क्या केमिकल रिएक्शन क्या है, कहां से स्टार्ट हुई केमिकल रिएक्शन, सब कुछ आज हमने समझा है। आज हम थोड़ा सा केमिकल इक्वेशन को भी समझ लेते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। ओके फिर हम इस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन का जो टॉपिक है उसे और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं हम ये समझते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पर ब्लेम लगाएं कि इस लेक्चर, हमने पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया लेकिन अभी अब तक हमें चैप्टर का नाम का मतलब नहीं पता, यानी केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का मतलब नहीं पता। केमिकल रिएक्शंस तो पता चल गया लेकिन केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं ये नहीं पता, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, केमिकल इक्वेशंस का मतलब और डेफिनेशन बताऊंगा आपको क्या होता है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances or chemicals is known as
केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, एक तरीका है लिखने का, यानी केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीके को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, लिखने का तरीका। क्योंकि हमें पता है केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होती है, लेकिन केमिकल इक्वेशन एक तरीका है लिखने का उस प्रोसेस को। यानी केमिकल रिएक्शन एक मेथड है सिर्फ क्या करने का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, एक लिखने का तरीका कि हम केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, और उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। लिखते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, यानी हम सिंबल्स यूज करते हैं और फॉर्मूले यूज करते हैं, जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी सब्सटेंस हमने यूज किया होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन देखी थी CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस आयरन की, यानी Fe का जो है, आयरन का जो सिंबल है वो क्या है? Fe है। यानी ऐसे ही हम क्या करते हैं, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? CuSO4 है। तो ऐसे ही हम सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले, हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को, और इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक और केमिकल इक्वेशन समझते हैं कि क्या है। अगर मैं ऐसे लिखूं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कि मैं रिएक्शन कराई, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की मैं रिएक्शन कराई, तो मुझे मिला जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ओके, तो ये था, मैंने ये क्या लिखी? प्रोसेस लिख दिया। प्रोसेस क्या है? केमिकल रिएक्शन है एक, जहां पे एक जिंक है, जहां पे एक क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में हमने केमिकल रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने के बाद हमें प्रोडक्ट में क्या मिला? प्रोडक्ट मिला जिंक सल्फेट मिला और हाइड्रोजन मिला। ओके, तो ये तो केमिकल प्रोसेस हो गई, यानी केमिकल रिएक्शन हो गई। लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं? हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी रिप्रेजेंट कर दिया हमने एक केमिकल रिएक्शन को, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नहीं तो हम सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी Zn का जो सिंबल होता है वो होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का जो सिंबल होता है, यानी केमिकल फॉर्मूला कह सकते हैं, सिंबल नहीं, केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4। इन दोनों के बीच में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर हमें मिलेगा जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4 प्लस में H2। यानी ये क्या है? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो ये Zn ने क्या करा? SO4 के साथ बॉन्ड बनाया, और H2 और SO4 के बीच का बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ पर क्या बना? H2SO4 का बॉन्ड टूट गया, तो H2 अलग हो गया, लेकिन Zn और SO4 के बीच का बॉन्ड जुड़ गया, यानी बन गया इन दोनों के बीच का बॉन्ड, और क्या बन गया? ZnSO4 बन गया। तो ये क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। ये हमारी क्या है? एक केमिकल इक्वेशन है। और ये एक प्रोसेस को, अगर इसको हम बोलेंगे कि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस, और इस इक्वेशन को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन एक लिखने का और दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और कुछ नहीं, जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूले यूज करते हैं। सो केमिकल इक्वेशंस के बारे में बस इतना ही। हम इसका एक अलग से लेक्चर है, लेक्चर नंबर आई थिंक 3 में जब तक हम देखेंगे। अगर हमारा लेक्चर नंबर 2 में केमिकल इक्वेशन पूरा हो गया था, केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट हो जाता है, तो लेक्चर नंबर 3 में हम केमिकल इक्वेशंस, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, इसके अंदर हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, की केमिकल इक्वेशनों कैसे बैलेंस करते हैं, ये सब भी हम देखेंगे। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं गाइज। थैंक यू गाइज। और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।